चलिए, आज जो सीटेट का पेपर हुआ है, उसके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले हिस्से का विश्लेषण करते हैं। अपने जवाब मिलाइए और देखिए आपका स्कोर क्या बनता है। बिल्कुल। उम्मीद है आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए फटाफट एक एक करके सभी 30 सवालों के जवाब चेक करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1। ये अभिकथन और कारण वाला था। अभिकथन ए है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चिन्हित किया जाता है। और कारण आर दिया है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, आपने क्या मार्क किया? इसका सही उत्तर है विकल्प 3। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वजह बताता है। देखिए, यहाँ साफ है कि शिक्षक का जो अपना पूर्वाग्रह मतलब बायस है, उसी की वजह से वो बच्चे पर गलत ठप्पा लगा रहे हैं। ये एक सीधा कनेक्शन है, एकदम साफ। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न 2। कौन सा तरीका कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प 1। हाँ, क्योंकि रूढ़िबद्ध यानी स्टीरियोटाइपिंग करना ये तो विविधता को खत्म करता है, बढ़ावा नहीं देता। बिल्कुल। बाकी तीनों विकल्प तो पॉजिटिव तरीके हैं डाइवर्सिटी को इनकरेज करने के, तो वो जवाब हो ही नहीं सकते। सही है, स्टीरियोटाइपिंग हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है। अब प्रश्न 3 जो लर्निंग डिसेबिलिटीज पर है, अधिगम अक्षमता और उससे होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? और इसका सही जवाब है विकल्प 4। लेखन वैकल्य, जिसे हम डिस्ग्राफिया भी कहते हैं, वो सीधे तौर पर लिखने की क्षमता और फाइन मोटर स्किल से जुड़ा है। बाकी के जो मेल हैं वो गलत हैं। अच्छा, अब प्रश्न 4 स्वलीनता यानी ऑटिज्म से जूझ रहे विद्यार्थियों के बारे में था। उन्हें किस चीज में आसानी होती है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या। मतलब एक फिक्स्ड रूटीन। हाँ, ऑटिज्म से जूझ रहे छात्रों को एक रूटीन में सुरक्षा और आराम महसूस होता है। सही। अब प्रश्न 5 प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है विकल्प 2। ये कथन कि प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, असल में तो उनमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। एकदम। प्रश्न 6 था कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है, और इसमें से गलत कथन चुनना था। हाँ, तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3। ये कहना कि विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, ये गलत है। असल में त्रुटि विश्लेषण से तो समझ बेहतर होती है। फासला कम होता है। ठीक है। प्रश्न 7 घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में था। कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प 1। प्रक्रियात्मक ज्ञान मतलब हाउ टू डू समथिंग, तो ये हमेशा एक प्रक्रिया या कार्यविधि पर आधारित होता है। प्रश्न 8 में खाली जगह भरनी थी। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 2, लंबा लंबी। सीधी सी बात है, जब दिमाग को कुछ गहरा सीखना होता है तो समय भी ज्यादा लगता है और वो याद भी ज्यादा देर तक रहता है। सही है। प्रश्न 9 फिर से अभिकथन और कारण वाला था। शिक्षकों को बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और कारण था कि मूल्यांकन को समझने से वे बेहतर सीखते हैं। हाँ, इसका सही उत्तर है विकल्प 3। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब छात्रों को पता होता है कि उन्हें कैसे परखा जाएगा, तो वो बेहतर सवाल पूछते हैं और अपने सीखने के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। प्रश्न 10 निर्देशित खोज आधारित उपागम के बारे में। सही उत्तर है विकल्प 1। इसमें शिक्षार्थियों को खुद से ज्ञान बनाने के मौके दिए जाते हैं। शिक्षक बस एक गाइड होता है। अच्छा। प्रश्न 11 वैचारिक समझ बनाने में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? सही उत्तर है विकल्प 2। विद्यार्थियों से परिभाषा को रटने के लिए कहना। रटना तो कभी भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का तरीका नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्रश्न 12 एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, सामाजिक रचनावाद मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं।
प्रश्न 13 अभिकथन ए समानुभूति और कारण आर था कि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 ए सही है लेकिन आर गलत है। हाँ, क्योंकि भावनाएं और संज्ञान यानी इमोशंस और कॉग्निशन ये तो बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 14 एक शिक्षक छात्रों को स्वप्रेरित शिक्षार्थी कैसे बना सकता है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 छात्रों में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन को विकसित करके। मतलब छात्रों को यह सिखाना कि वे कैसे सीखते हैं। जी, ताकि वे अपनी लर्निंग खुद कंट्रोल कर सकें। प्रश्न 15 आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? ये तो सीधा है विकल्प 4 जब प्रेरणा किसी काम को करने के आनंद या रुचि से आए न कि किसी इनाम से। प्रश्न 16 एक सवाल था, क्या किसी व्यक्ति का जैविक जेंडर उसके सामाजिक जेंडर को परिभाषित करता है? यह किस बहस पर प्रकाश डालता है? ये तो क्लासिक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है। तो सही उत्तर है विकल्प 3 प्रकृति परवरिश का विकास पर प्रभाव। एकदम। अगला प्रश्न 17 किस अवस्था के दौरान पहचान की खोज एक प्रमुख विकासात्मक कार्य है? सही उत्तर है विकल्प 1 किशोरावस्था। आइडेंटिटी क्राइसिस किशोरावस्था की ही तो निशानी है। प्रश्न 18 अभिकथन कारण पर था जो समाजीकरण से जुड़ा था। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। समाजीकरण वही प्रक्रिया है जिससे बच्चे समाज के तौर तरीके और मूल्य सीखते हैं। ठीक है। प्रश्न 19 जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? सही उत्तर है विकल्प 3 अमूर्त तर्क एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यही रोग क्षमता है जो किशोरावस्था में विकसित होती है। और प्रश्न 20 जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना क्या है? सही उत्तर है विकल्प 4 संस्कृति। पियाजे की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि उन्होंने विकास पर संस्कृति के प्रभाव को नजरअंदाज किया था। प्रश्न 21 कोहलबर्ग के चरणों का सही मेल कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प 3 दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण का मकसद बड़े परिणामों से बचना होता है। ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का पहला स्टेज है। प्रश्न 22 जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? सही उत्तर है विकल्प 3 दोनों ही मानते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, मतलब वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। हाँ, बस उनके तरीके अलग अलग थे। जी। प्रश्न 23 लेव वाइगोत्स्की ने क्या प्रस्तावित किया? सही उत्तर है विकल्प 2 ये वाइगोत्स्की का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे मदद के साथ ज्यादा सीख सकते हैं। प्रश्न 24 बुद्धि परीक्षण और बुद्धिमत्ता पर अभिकथन कारण का सवाल था। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए और बुद्धि सिर्फ जन्मजात नहीं होती, उसे विकसित किया जा सकता है। सही है। प्रश्न 25 एक शिक्षिका जो कक्षा में सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण देती है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है? वो जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो सही उत्तर है विकल्प 3। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल। प्रश्न 26 अभिकथन और कारण पर था जो लिंग भेद से जुड़ा था। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 ए और आर दोनों ही गलत हैं। दोनों कथन पूरी तरह से अवैज्ञानिक हैं। प्रश्न 27 विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? इसे विविधता का सामान्य चित्रण मानना चाहिए, मतलब ये एक सामान्य बात है। तो सही उत्तर है विकल्प 2। प्रश्न 28 वह आकलन क्या कहलाता है जिसमें एक विद्यार्थी के अंकों की तुलना दूसरे विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से की जाती है? इसे मानक संदर्भित कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो सही उत्तर है विकल्प 1। प्रश्न 29 कक्षा आकलन के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प 4, मतलब आई और IV दोनों सही हैं। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए और यह सोचना सिखाए। और आखिरी सवाल प्रश्न 30 कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय सोच को बढ़ावा देगा? इसका सही उत्तर है विकल्प 3। जब आप छात्रों से 2 अलग-अलग अखबारों के लेखों की मान्यताओं की पहचान करने को कहते हैं, तो आप उन्हें एनालाइज और इवैल्यूएट करना सिखा रहे हैं। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है। तो पेपर का विश्लेषण पूरा हुआ।
हाँ, अब अपना स्कोर कैलकुलेट करें और कमेंट्स में लिखें। अधिक CTET अपडेट के लिए सीखते रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें।